साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की अंतिम शिफ्ट अब बाकी है, यानी कि अब साथियों कुछ शिफ्ट ही बाकी हैं और आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर साथियों इन अंतिम दिनों में आपकी शिफ्ट है और आप अपने पेपर को पास करना चाहते हैं, क्योंकि जिनका अंतिम दिनों में साथियों पेपर होता है उनके लिए बहुत फायदा होता है। फायदा कैसे होता है कि भाई सारा कुछ एनालिसिस वगैरह किया जा चुका होता है कि भाई एग्जामिनर कहां कहां से किस किस टाइप के सवाल पूछ रहा है। तो मास्टर्स लोग करते क्या है साथियों, उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बनाकर आपको पढ़ाते हैं और वही सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। इससे फायदा आपको साथियों बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर पूरा पेपर का हल हम लोग देखेंगे। जिस टाइप का पेपर आपसे पूछा जाएगा अब, तो करंट अफेयर होगी, जीके जीएस होगी, रीजनिंग होगी और साथियों मैथ होगी। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे, जीके रीजनिंग मैथ तक हम लोग जाएंगे, शुरू से लेकर शून्य तक, शून्य से लेकर टॉप तक साथियों मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं। चलिए, तो अगर बात करते हैं करें कि राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो मैं कहूंगा ब्रिटेन देश के द्वारा, यानी कि राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटेन देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया है, तो किसने किया है साथियों, आपको ध्यान रखना है, जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है, तो यह खिताब साथियों किरण अंकुश जाधव ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो साथियों रविंद्र कुमेरन को सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। अगला देखिए कह रहे कि विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहां संपन्न हुआ है, बताइए, तो आबू धाबी में संपन्न हुआ है विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो दिलराजू इनका नाम है और दिलराजू को ही तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है, तो मैं कहूंगा 5वें स्थान पर रही है। कौन से स्थान पर साथियों, 5वें स्थान पर रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किस भारतीय राज्य की 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, ये आपको भी ध्यान रखना है, जीके के सवाल अब शुरू हो चुके हैं, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को ये को लिखा हुआ है, किस भारतीय राज्य को, तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, यानी कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, नहीं साथियों 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। साइमन कमीशन की अगर बात करें, ये भारत कब आया था, 1932 में नहीं साथियों, ये तो 1928 में भारत आया था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था, बिल्कुल सही, ये आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह के नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक कारण नहीं था, तो कौन सा कारण नहीं था। देखिए यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये बिल्कुल सही है, यानी कि कम से कम 3 जो कारण थे उसमें से एक कारण ये था। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, इससे तो कोई संबंध नहीं है भाई, इसका क्या मतलब है। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहता, ये भी बात सही है। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली, ये बात भी बिल्कुल सही थी। तो कौन सा साथियों कारण नहीं था, ऑप्शन नंबर बी वाला कारण नहीं था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य नहीं है, तो कौन सा तथ्य साथियों सही नहीं है, मुझे बताइए। स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे, बताइए 25 मील की यात्रा करते, तो ये साथियों सही नहीं लग रहा है। उसके अलावा अगर बात करें 25 मील नहीं बल्कि साथियों 240 मील चलते थे, कितना 240 मील चलते थे, ये गलत हो जाएगा। 78 स्वयंसेवकों के साथ यात्रा आरंभ हुई थी, बिल्कुल सही। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, बिल्कुल सही। ये यात्रा 24 दिनों के लिए चली थी, बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
कहा जा रहा है कि 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना, चौरी चौरा की घटना का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की आंशिक अवज्ञा करना, ये सुनिश्चित करना कि सभी नागरिकों को अधिकार उनके नागरिक अधिकार द्वारा दिए जाते हैं। मैं कहूंगा कौन सा उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर ए वाला उद्देश्य था। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध बिग बैंग की सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, महाविस्फोट के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है। तो ये एक तरीके से अगर बात करें एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है साथियों? ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, कह रहे कि प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है। तो किसके झील स्थित है साथियों? ये नियाग्रा प्रपात के बीच ये झीलें स्थित हैं, आपको ध्यान रखना होगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाला जल डमरू मध्य का नाम बताइए। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और अगली शिफ्ट के लिए जो पेपर तैयार करते हैं उसमें और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरूबंध की अगर बात करें तो जिब्राल्टर जल डमरूबंध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? सिडनी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी क्या थी? बताइए। तो अनुराधापुरा थी। क्या थी साथियों? श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी अनुराधापुरा थी। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है साथियों? बताइए। तो ब्लू सिटी की अगर बात करें, जोधपुर को साथियों ब्लू सिटी कहा जाता है। जयपुर की अगर बात करते हैं तो साथियों पिंक सिटी कहा जाता है। क्या? पिंक सिटी की अगर बात करें साथियों जयपुर को कहा जाता है। अजमेर की अगर बात करते हैं साथियों राजस्थान का हृदय कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है साथियों? तो अजमेर को कहा जाता है, और जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। और बीकानेर की अगर बात करें तो इसको तो साथियों ऊंटों का देश कहा जाता है। क्या? ऊंटों का देश किसे कहा जाता है? तो बीकानेर को कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो अगर बात करते हैं साथियों डोडा बेट्टा, तो डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देखिए, कह रहे दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ी चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो अगर बात करते हैं साथियों नीलगिरी पहाड़ी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि मुरादाबाद, क्या अब यहाँ पर खाली जगह है, मुरादाबाद तांबे की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है, या हीरे के लिए प्रसिद्ध है, इस्पात या पीतल? मैं कहूंगा साथियों मुरादाबाद तो पीतल के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की अपनी जगह बनाई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट प्रबंधन के लिए प्रारंभ में लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो किसकी अगर बात करें साथियों राउरकेला की अगर बात करें, राउरकेला इस्पात कारखाना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो मैं कहूंगा विवेक एक्सप्रेस आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है? तो 2 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था, ये तो गलत है। उत्तर पूर्वी राज्य इस मिशन के हिस्से नहीं थे। क्यों नहीं थे भाई? इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया था, ये बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहेंगे अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य का निर्माण करना है। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना है। क्या? प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना है, आपको साथियों ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर यहाँ पर साथियों हम लोग बात करें तो रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो देख लीजिए साथियों रीजनिंग के इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए भाई, WT का भाई है, तो जैसा जैसा जो कहा जा रहा है ना वो साथियों आप करते जाइए। तो W जो है ना W, ये T का भाई है, T ये हो गया, W भाई हो गया तो भाई के लिए प्लस, और बहन होती तो उसके लिए माइनस लगा देते। यानी कि जिसकी केवल एक बहन N है। अब किसकी केवल एक बहन N है साथियों? तो मैं कहूंगा साथियों बाद वाले के लिए कहा जा रहा है T की केवल एक बहन N है तो माइनस लगा देंगे हम। इतनी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है।
यानी कि इन डब्लू की बेटी से क्या संबंधित होगा। देखिए फिर से एक बार देखिए जरा, टी का भाई डब्लू हो जाएगा, टी का भाई डब्लू हो जाएगा, जिसकी केवल एक बहन एन है, जिसकी केवल एक बहन एन है, ठीक है, जिसकी केवल एक बहन एन है। कह रहे कि एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध। अच्छा डब्लू की बेटी मान लीजिए कोई होगी, डब्लू की बेटी हो गई, ठीक है, एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है, तो डब्लू की बेटी क्या कहेगी एन को, ये क्या कहेगी भाई साहब बताइए, ये पिताजी हो गए। अरे भाई पिताजी के, ठीक है ना, पिताजी की बहन को क्या कहा जाता है, बुआ कहा जाता है। तो बुआ कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब अगला सवाल देखिए साथियों, कथन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, कथन कहाँ पर है भाई साहब, कथन आपके ये हैं और तर्क आपका ये है, पहला तर्क ये है और दूसरा तर्क ये है। कथन के अनुसार बताने कि कौन सा तर्क यहाँ पर सही है, कौन सा तर्क यहाँ पर गलत है। चलिए देखिए, यानी कि क्या सभी बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सभी ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो एक तो कह रहा है कि हाँ लगा दिया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे बहुत साइबर धोखाधड़ी होती है। तो ये बात तो सही, देखिए साइबर धोखाधड़ी तो होती है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये मजबूत हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रीजन दे रहे हैं ना कि ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये गलत होती या कमजोर होती तो हम इसको गलत कर सकते थे, यानी कि नहीं, तभी ई बैंकिंग प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। कह रहे हैं कि इससे लेन देन में देरी होगी, इससे अगर हाँ बंद कर दोगे तो फिर लेन देन में देरी होगी अगर हाथ से किया जाता है। तो मैं कहूँगा ये भी कहीं ना कहीं सही है। तो तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं, दोनों मजबूत है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर से आपके सामने क्या कथन है और साथियों पहला तर्क है और दूसरा तर्क है। तो बताइए कौन सा तर्क सही है, कौन सा तर्क साथियों कमजोर है। यानी कि क्या बहुत से त्योहारों की छुट्टियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जैसे कि होली है, दिवाली है, ईद है, इन त्योहारों की छुट्टियों को क्या बंद कर दिया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। तो एक बंदा कह रहा है कि हाँ भैया बंद कर दो, क्यों, क्योंकि यह व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। हाँ ये तो बात सही है, छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है, तो व्यापार भी भाई कम हो जाएगा और व्यापार कम होगा, पैसा कम आएगा, अर्थव्यवस्था में फिर दिक्कत पड़ेगी। तो ये तर्क मजबूत है। कहने के नहीं भैया छुट्टी पर बैन न लगाना, क्यों, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावना प्रभावित होगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, अगर भाई छुट्टी नहीं करोगे तो फिर धार्मिक भावना तो दिक्कत पड़ेगी फिर। तो ये तर्क भी साथियों मजबूत है। तो मैं कहूंगा तर्क 1 और 2 दोनों मजबूत हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऐसे सवाल साथियों पूछे जा रहे हैं, तो इसको एक बार और करने की कोशिश कीजिए, दूसरे वाले को देखिए आप कर पाते हो नहीं। कथन है और पहला तर्क है और साथियों दूसरा तर्क है, यानी कि ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया भाई साहब। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनकी उपस्थिति के अनुसार क्रमवार लगाए और पता लगाए कि कौन सा शब्द दाएं से तीसरे स्थान पर का है। देखिए 5 है ना, ठीक है, 5 हैं। तो एक तरीके से अगर बात करें, देखिए IMP यहाँ पर है, IMP यहाँ पर है, IMP यहाँ पर है, IMP यहाँ पर है, IMP यहाँ पर है। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, RU तो आएगा नहीं, O वाला आएगा, ये आएगा या तो ये आएगा। इसमें S है 19 पर आता है, ये R18, यानी कि पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर ये आएगा। आपको दाएं से तीसरा बताना, यानी कि अब जो आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए ये RE है, ये U है, R है, U है और यहाँ पर भी R है, तो ये तो आ नहीं सकता, U तो 21 पर होता है, इसमें से आएगी, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ये RE है, ये RO है, तो ये वाला आ जाएगा तीसरे नंबर पर और इम्प्रेसिव ही आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यही दाएं से तीसरा होगा। तो इम्प्रेसिव कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, यानी कि जैसे MNO से QRS बनाया गया, वैसे ही DEF से कौन से 3 लेटर यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करें ना, तो M13 पर होता है, Q17 पर होता है, यानी कि 4 बढ़ाया गया है, N14 पर होता है, R18 पर होता है, 4 बढ़ाया गया है, O15 पर होता है, S19 पर होता है, 4 बढ़ाया गया, यानी कि 4 4 4 बढ़ाना है। D में 4 बढ़ाओगे तो H आ जाएगा, E में 4 बढ़ाओगे I आ जाएगा, F में 4 बढ़ाओगे J आ जाएगा। तो साथियों HIJ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि निश्चित कूट भाषा में BANK को YZMP लिखा जाता है, तो OPEN को क्या लिखा जा सकता है साथियों बताइए। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें, ये तो भैया देखिए B का अपोजिट होता है Y, A का अपोजिट होता है Z, N का अपोजिट होता है M और K का अपोजिट होता है P। तो O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा, N का अपोजिट M हो जाएगा। तो LKVM कहाँ पर लिखा हुआ है, LKVM तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर,
कहा जा रहा है कि कौन सा आरेख लैपटॉप, मदरबोर्ड और कुंजी के बीच सही संबंध को साथियों दर्शा सकता है, मुझे बताइए। चलिए, क्या आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है? अच्छा देखिए, कुंजी पता क्या होता है? कुंजी कीज, जैसे कि कीज कहाँ पर होती है? शॉर्टकट कीज, ये सब लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है उसमें होती है, ठीक है। चलिए, इतनी बात साथियों आपकी समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। कीज यानी कि अगर मान लीजिए हम ये लैपटॉप बना लेते, क्या लैपटॉप ये हो गया, ठीक है। लैपटॉप के अंतर्गत ही क्या साथियों, लैपटॉप के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं कीज भी आ जाएंगी और मदरबोर्ड भी आ जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा आरेख कुछ कहां पर बना हुआ है, ऐसा आरेख साथियों कहां पर ढूंढिए जरा। ऐसा आरेख, एक सेकंड, सॉरी, ऐसा थोड़ी ना, ये तो भाई अलग ही हो जाएगा ना। देखिए ये मैंने क्योंकि कुंजी अलग होगी, कीज अलग होगी और मदरबोर्ड अलग होगा, तो ऐसे करके बनना चाहिए। मुझसे थोड़ा सा इसको मिले में हो गया। तो ऐसा तो भाई साहब ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो ए में बना हुआ है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए करेंगे, उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य विकल्पों से अलग है, जो सबसे अलग है, इन 4 नामों में से सबसे अलग है वो आपको कुल मिला के बताना है। राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी। देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये तीनों कौन थे साथियों? राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन राजीव गांधी साथियों राष्ट्रपति नहीं बने, ठीक है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े हुए थे। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल करेंगे, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए अरुण ने कहा वो मेरे बेटे की बेटी की माँ है, उस महिला का अरुण से क्या संबंध है? यानी कि अरुण क्या कहेगा उस महिला को। अब यहाँ पर देखिए कहने के अरुण क्या कह रहा है, मान लीजिए अरुण ये है, अरुण क्या कह रहा है? अरुण कह रहा है कि वो मेरे बेटे, अब अरुण के बेटे, अरुण का बेटा ये हो गया, अरुण के बेटे की बेटी, अरुण के बेटे की बेटी ये हो गई, बेटे की, ठीक है, बेटी की माँ है, यानी कि बेटी की माँ है, यानी कि इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी। तो इन दोनों के बीच वार्तालाप चल रही है, तो उस महिला का अरुण से क्या संबंध होगा? अरुण क्या कहेगा? तो अरुण अपने बेटे की पत्नी को क्या कहेगा? अरुण अपने बेटे की पत्नी को बहू कहेगा। तो बहू कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहेंगे अमित एक कार में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है, बताइए। अब देखिए अमित एक कार में 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब अगर वह पूर्व के सामने है तो वह किस दिशा में होगा जब उसने यात्रा शुरू की थी? कुल मिला के आपको दिशा नहीं बताई गई यहाँ पर, आप किसी भी दिशा चला दो, किसी भी दिशा चला दो। अमित एक कार में 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चल गया, यात्रा कर दिया, और फिर वो बाएं मुड़ता है तो बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल गया, और फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर वो यहीं पर आ जाएगा 15 किलोमीटर चलकर। यानी अब अगर वह पूर्व के सामने है, ठीक है, अच्छा ठीक है, पूर्व के ही तो सामने है वो, तो वह किस दिशा में होगा जब उसने यात्रा शुरू की थी? तो जब उसने यहाँ से यात्रा शुरू की थी तो वो साथियों पश्चिम की तरफ था, तो पश्चिम आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई साहब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें एक निश्चित कूट भाषा में MOSQUITO को 129 लिखा जाता है, तो डॉटर को साथियों क्या लिखा जाएगा मुझे बताइए। अब यहाँ पर साथियों लॉजिक की बात आ गई। किसकी बात साथियों? लॉजिक की यहाँ पर बात आ गई है कि आखिर ये आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें नंबर को जो प्लेस वैल्यू ना उसको काउंट किया गया। जैसे कि M की बात करें 13 पर आता है और O आपका 15 पर आता है, प्लस ये जोड़ना हमें पड़ेगा, S 19 पर आता है, Q 17 पर आता है और U 21 पर आता है और I आपका 9 पर आता है, T 20 पर आता है, O आपका 15 पर आता है। ऐसा तो नहीं इनको जोड़कर साथियों 129 आया हो। देखिए ज़रा 5 और क्या, 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है, 14 15 और ये आपका 22 हो जाएगा, 22 और 31 हो जाएगा, 31 और ये 36 हो जाएगा, 36 और 3 39 हो जाएगा, 39 का 9 हासिल लग जाएगा, 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, वही साथियों 129 आया। तो मैं कहूँगा इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें भी साथियों इसको प्लस ही कराना पड़ेगा। देखिए E जो आता है 4 पर आता है, A 1 पर आता है, कितना हो जाएगा 5, U 21 पर आता है तो कुल मिला के 26 हो गए, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है तो ये कितने हो गए 15 हो गए, T 20 पर आता है और ये 5 पर आता है, यानी कि कितने हो गए 25 हो गए, R बचा R 18 पर आता है, इनको प्लस कर दीजिए तो 5 5 10 और 18 18 ये 24 हो जाएगा, ठीक है,
4 5 6 7 8 यानी कि 84 हो जाएगा। तो कहीं अगर ऑप्शन में 84 है तो 84 आपका इसका सवाल का जवाब हो जाएगा। और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए में 84 है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस आपके शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी साथियों मैथ के सवालों को भी आप लोग देख लीजिए। पहला सवाल मैथ का है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक कमीज की लागत 1000 रुपए है। यानी कि कोई कमीज है, एक कमीज कितने रुपए की है, 1000 रुपए की, और उसे 2000 रुपए में बेचता है। यानी कि 1000 रुपए की है, 2000 रुपए में बेचता है। तो साथियों उसका लाभ कितना हुआ, उसका लाभ साथियों 1000 रुपए का हुआ। यानी कि 13 कमीजों के सौदे में उसको कितना लाभ होगा। भाई एक कमीज पर 1000 रुपए बच रहे हैं तो 13 कमीजों में 13000 रुपए बचेंगे। तो ये तो लाभ हो गया। इसको प्रतिशत में बदलने को कह रहे हैं 13000 को, इसलिए 100 से गुणा कराइए। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 13 कमीजें कितने की होंगी साथियों, एक कमीज जब साथियों 1000 की है तो 13 कमीजें 13000 रुपए की होंगी। तो कितने का प्रॉफिट निकलेगा साथियों, 100% का प्रॉफिट निकलेगा। 100% कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें करके 40 लड़कों से, क्या 40 लड़कों से समवस्त एक स्कूल बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर दी गई तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु कितनी है, देखिए कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, 40 लड़के, इनकी 40 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन 40 लड़कों की कुल मिला के आयु कितनी है, तो 40 की गुणा 8 से कर दो, 4 8 32, यानी कि 40 लड़कों की कुल मिला के आयु कितनी है, 320 वर्ष है। ठीक है, तो ये 40 लोग थे। अब क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि इसमें एक शिक्षक इसमें ऐड हो गया। 40 लोग थे तो अब 41 लोग हो जाएंगे। और इसमें जो शिक्षक ऐड हुआ है और फिर औसत में 1 वर्ष की वृद्धि होगी। पहले औसत 8 वर्ष था, अब कितने वर्ष हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 40 स्टूडेंट प्लस एक लड़का, इनकी कुल मिला के आयु का योग कितना होगा, तो 41 की गुणा 9 से कर दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36 हो जाएगा। यानी कि 320 ये बच्चों की आयु है और इसमें शिक्षक की आयु मिला दोगे तो 320 से 369 हो जाएगी। तो इन दोनों को आपस में डिफरेंस कर दो, आपको शिक्षक की आयु मालूम पड़ जाएगी। यानी कि 369 में से अगर 320 घटेगा तो कितना आ जाएगा साथियों, 49 आ जाएगा। यानी कि 49 वर्षीय शिक्षक की आयु हो जाएगी। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है आपसे कि एक व्यक्ति अगर एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 4% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये कुल मिला के आपसे पूछा रहा। बताइए, देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपए बेचता है, 10 रुपए का नुकसान होता है। यानी कि वो उसको 90% में बेच रहा है, और जब 90% में बेच रहा है तो उसको 1350 रुपए में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1350/90, ये 1% की वैल्यू हो जाएगी। हमें करना क्या है, हमें साथियों 4% लाभ के साथ बेचना है। यानी कि हमें 104% की वैल्यू निकालना है। तो इसके भी हम साथियों 104% की 104 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो इनको साथियों कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 पंजे 45 हो जाएगा। 15 की गुणा 104 से कर दो, 15 की गुणा 104 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 104 यहाँ पर आ जाएगा, 0 6 5 और 1 यानी कि 1560 हो जाएगा। तो 1560 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। यानी कि अगर एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है और उसे 10% का नुकसान होता है, लेकिन वो चाह रहा है कि हमें इसमें 4% का फायदा हो जाए, तो उसको 1560 रुपए में वो वस्तु बेचना होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये अंतिम सवाल है साथियों आज का। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है। अपने औसत 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। देखिए 31 मैचों की बात चल रही है, 31 मैचों में धोनी का औसत जो है ना वो 31 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 31 मैचों में धोनी ने कुल कितने रन बनाए, तो 31 की गुणा आपको 31 से कराना पड़ेगी। तो 31 की गुणा 31 से यहाँ पर हम लोग करा लेते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे साथियों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 661 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि धोनी ने 31 मैचों में 661 रन बनाए। 661, एक सेकेंड, अच्छा 3 तिया 9, ये तो 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 9 आएगा भाई साहब। ठीक है, इसकी अगर बात करें यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि अपने औसत 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाना होगा। यानी कि अगर बात करें साथियों जो उसका औसत
औसत 2 रनों की वृद्धि, यानी कि अगर ये 31 से कितना हो जाए साथियों, अगर ये 33 हो जाए, ठीक है, अगर ये 33 हो जाए और फिर अगला मैच कौन सा हो जाएगा, 32वां मैच हो जाएगा, तो फिर उसको एक तरीके से कितना, अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे एक्स्ट्रा। देखिए तो 32 की गुणा अब आपको 33 से करना पड़ेगी, 32 की गुणा अब आपको 33 से करना पड़ेगी, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर से यहाँ पर वही चीज़ आ जाएगी, तो 6 आ गया, 15 आ गया, 1056 आ जाएगा। तो उसने साथियों मैं आपको समझा देता हूँ, जो 31वीं मैच था उसके औसत रन 31 बन रहे थे और कुल रनों का योगफल 961 था। अगले मैच में उसने क्या किया, 32वें मैच में उसने क्या किया, ये औसत में 2 की वृद्धि कर दी और फिर उसके रनों का योगफल कितना हो गया, 1056 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे, अगले मैच में कितने एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, तो 961 माइनस 1056, तो ये साथियों यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर साथियों 9 आ जाएगा, तो 95 रन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जिनका भी 95 है मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, ठीक है ना साथियों। तो यहाँ पर आपने जीके जीएस देखी, करंट अफेयर देखी, मैथ देखी, रीजनिंग देखी, जैसा आपका पेपर आ सकता है साथियों वैसे यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन देखे। यहाँ पर